Hello student, today we are learning about culture. BBA 6th semester कंज्यूमर बिहेवियर के सेकेंड यूनिट में कल्चर चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. व्हाट इज कल्चर, अबाउट कल्चर, डेफिनेशन, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को देखते हैं कि कल्चर क्या है. कल्चर इज द सेंटर ऑफ सोसाइटी एंड विदाउट कल्चर नो सोसाइटी कैन इवन एग्जिस्ट. मतलब जो भी एक सोसाइटी होती है उसका सेंटर आइडिया होता है कल्चर. कोई भी सोसाइटी कल्चर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती. मतलब उसकी पहचान ही जो होती है वो कल्चर होती है. इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग और एनिमल्स के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो कल्चर का होता है. कल्चर से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने अपने तरीके से पहचाने जाते हैं. इट इज अ हेरिटेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यदि हम कहते हैं कि पीढ़ियों से पीढ़ी दर कैसे बातें पहुंचती है तो शायद हम कह सकते हैं कि कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. इट इंक्लूड्स ऑल द वेज एंड बिहेवियर्स इन सोशल लाइफ. जितने भी हमारे बिहेवियर्स, जितने भी हमारे जो वेज होते हैं, वर्किंग वेज होते हैं, वो सारे सोशल लाइफ के जो भी होते हैं वो कल्चर में इंक्लूड किए जा सकते हैं. मैन इज बोर्न इन द एनवायरमेंट ऑफ कल्चर in which he seeks his way of behaving and acting in a given society. मतलब आप ये देखेंगे कि कल्चर के द्वारा ही हम हमारी सोसाइटी में हमारा बिहेवियर क्या होता है, हमारी क्या प्रतिक्रियाएं, एक्शन, एक्टिंग क्या रहेगी, वो सारा कल्चर पे ही डिपेंड करता है. तो हम ये कह सकते हैं कल्चर इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स. तो हमने देखा किस तरह से कल्चर को का मीनिंग हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. आफ्टर मीनिंग हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे. डेफिनेशन में हार्टन एंड जो हंट है उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा है कल्चर इज एवरीथिंग विच इज सोशली शेयर्ड एंड लर्न बाय द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. वो शॉर्ट और स्वीट इसकी डेफिनेशन हंट ने दी है कि जो कल्चर वो सारी चीजें हैं जिससे जो भी हम सोशली शेयर करते हैं, जो हम सीखते हैं, जितने भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके साथ जो हम सीखते हैं, जो शेयर करते हैं, वही क्या होता है, कल्चर होता है. टेलर ने अपने कल्चर के बारे में इस तरह से कहा है इट इज दैट कॉम्प्लेक्स होल इंक्लूडिंग बिलीव्स, आर्ट, रीजन, वैल्यूज, नॉर्म्स, आइडियाज, लॉ, थॉट, knowledge, custom and other capability acquired by a man as a member of a society. मतलब टेलर ने कल्चर के इसमें सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया है कि चाहे वो नॉलेज हो, बिलीव्स हो, आर्ट हो, मॉरल्स हो, कस्टम हो या एनी अदर कैपेबिलिटी. मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कैपेबिलिटीज होंगी वो सब कल्चर में इंक्लूड होगी. इवन हैबिट्स भी जो हैं, जो मैंने बाय मेन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी जो हैबिट्स हम जो एडॉप्ट करते हैं वो हैबिट्स भी हमारी किस में इंक्लूड हो जाती है, कल्चर में. तो हमने इस तरह से कल्चर की डेफिनेशन और मीनिंग को समझा. अब हम देखेंगे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. आफ्टर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर्स we have to learn about features and characteristics of culture. सबसे पहले हम देखेंगे कल्चर में ऐसे कौन कौन से फीचर होते हैं जो कल्चर को इतना इम्पोर्टेंट, उसकी यूटिलाइज को बढ़ाते हैं. सबसे पहले देख रहे हैं आप कल्चर इज लर्न. ये सीखने वाली एक प्रोसेस है. मतलब हमें कह सकते हैं कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकल बट इज अ लर्न सोशली बाय मैन इन अ सोसाइटी. एक सोसाइटी में रह के, मतलब ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि जन्मजाति आप कल्चर को सीख कर आए हैं. नोबडी कैन लर्न. हमको ये जो भी बातें सीखनी होती है हम सोसाइटी में रहकर ही इसको सीख सकते हैं. इट इज नॉट एन इनबॉर्न टेंडेंसी बट एक्वायर्ड बाय मेन फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ अदर्स. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, वॉकिंग, बिहेविंग, रीडिंग एंड ऑल लर्न बाय मेन. जितनी भी सारी एक्टिविटीज है हम दूसरों को देखकर सीखते हैं. आप फैमिली में भी देख लीजिए, एक छोटा बच्चा यदि कोई आता है तो उसकी जितनी भी हैबिट्स होती है अपने बड़े लोगों के साथ, वो अपनी फैमिली, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ही वो सारी चीजों को सीखता है. तो हम ये कह सकते हैं कल्चर इज लर्न.
सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहलाते हैं हम इसका कल्चर का, कल्चर इज सोशल। अब हम ये कहें कि कल्चर सोशल कैसे है, तो मैंने जैसे पहले इसके मीनिंग में बताया था कि ये सोशल एक्टिविटी, ये सोशल इन्वायरमेंट पे ही आपका कल्चर डिपेंड करता है। तो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमिना बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। यदि हम ये कहें कि कोई व्यक्ति सोशली ही सारी चीजें सीखता है, कल्चर एडॉप्ट करता है, तो ये गलत नहीं होगा। हम पूरी तरह से सोसाइटी का ही एक रिजल्ट होते हैं। इट डेवलप्स इन द सोसाइटी थॉट, सोशल interaction, it shared by the mean of society. No man can acquire it without the association of others. Man is man only among men. It helps to the develop qualities of human beings in a social environment. तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर इज अ सोशल एक्टिविटीज है। यह सोसाइटी में रहकर ही डेवलप हो सकती है, अडॉप्ट हो सकती है और हम इसको सोशली लेवल पे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आफ्टर टू कैरेक्टरिस्टिक टू फीचर्स, थर्ड इज कल्चर इज शेयर्ड। इसकी स्टेटमेंट में क्लियर है, कल्चर इज शेयर्ड, एवरीथिंग इज शेयर्ड इन कल्चर। हम कोई भी चीज होती है तो कल्चर ऐसा नहीं कि हमने कोई चीज सीख के अपने पास रख ली, हम जब तक इसको शेयर नहीं करेंगे तब तक ही कल्चर नहीं बनेगा, क्योंकि आपके साथ ही वो सारी चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि आपको कल्चर को डेवलप करना, आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये शेयर करना पड़ेगा। यदि शेयर नहीं किया तो वह चीज, उसका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो हमें कह सकते हैं कल्चर इज समथिंग शेयर्ड, इट इज nothing that an individual can possess but shared by common people of a territory. For example, customs, traditions, values, beliefs all are shared by men in a social situation. हम एक सोशल सिचुएशन में सारे बिलीव्स, जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं वो शेयर करते हैं। आज आप घर में देख लीजिए, जितने भी फेस्टिवल्स यदि हम मनाते हैं तो फेस्टिवल का जो एक प्रॉपर जो एक स्टेप्स होती हैं, जो प्रॉपर जो एक कहना चाहिए कि शेप होता है, तो वो हमें कैसे पता होता है, तो ये कल्चर ही, और जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमारे साथ इसको शेयर किया, हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और आगे जाकर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ इसको शेयर करेंगे। तो एक कल्चर जनरेशन से जनरेशन इसमें क्या होगा, अपने आप शेयर होके डेवलप होगा। आफ्टर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ इज कल्चर इज ट्रांसमिटेड। अब कल्चर जो होता है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है। आपने देखा कि कल्चर जो है, कल्चर इज कैपेबल नेक्स्ट इज कल्चर इज ट्रांसमिटेड। तो जो कल्चर होता है वो हमेशा एक ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कल्चर में। आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको ट्रांसमिटेड कर सकते हैं। मतलब यदि हमें देखते हैं कि घर में जैसे हम यदि एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे जो घर के सबसे बड़े होते हैं उनसे, जैसे समझ लीजिए कि दादाजी से बेटे ने, उनके बेटे से उनके बेटे, उनके बेटे से उनके बेटे ने, मतलब कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड होता है और इस तरह से कल्चर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो हमें कह सकते हैं कल्चर इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। Parents' culture traits to their children and in return they pass to their children and son. तो हम ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर जो है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है। नेक्स्ट इज कल्चर इज कंटिन्यूअस। अब ये कल्चर जो एक ऐसी प्रोसेस है या उसमें एक ऐसा फीचर है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस मानी जाती है। कभी भी हमें कह नहीं सकते कि ये कल्चर जो है ये एंड हो गया, ये बस अभी इतना ही होना है, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये कंटिन्यू प्रोसेस मानी जाती है। नई चीजें जितनी भी आती है, जो समय के साथ, जो ट्रेडिशन, जो आपका एनवायरनमेंट है, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, जो कल्चर हम जो सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके कल्चर को, उसको हम अडॉप्ट करते हैं। जो पुराना ऐसा लगता है कि आज के समय के हिसाब से सही नहीं है, हम उसको विड्रॉ कर देते हैं, हम उसको लीव कर देते हैं। तो कल्चर जो है वो हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस में चलता है, हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस के साथ में कल्चर जो है वो डेवलप होता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज कंटिन्यू प्रोसेस, इट इज लाइक अ स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू सेंट्रल्स। कल्चर इज द मेमोरी ऑफ ह्यूमन एक्स।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कंटिन्यू प्रोसेस मानी जाती है। नेक्स्ट इज कल्चर इज एक्यूमुलेटेड। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटिव जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको बहुत इम्पोर्टेंट बनाती है। यहाँ पर हम ये यदि हम कल्चर को इसके फीचर्स को समझना चाहें तो कह सकते हैं कल्चर इज नॉट अ मैटर ऑफ मंथ और ईयर, इट इज द कंटिन्यू प्रोसेस एंड एडिंग न्यू कल्चर ट्रेड्स। मेनी कल्चर ट्रेड्स आर बोरोड फ्रॉम आवर साइड आउटसाइड एंड दिस absorbed in the culture which adopt it is a culture a accumulative or combine the suitable culture traits। यहाँ पर हमने देखा कि हम ये नहीं कह सकते कि कल्चर एक सेकंड या एक मिनट में कोई चीज सीखी है तो वो कल्चर हो जाती है। आप देख लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार कई युगों से चली आती संस्कृति वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो यह किसी भी एक सेकंड, किसी भी एक मिनट या किसी भी और में बनने वाली कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक्यूमुलेटिव प्रोसेस मानी जाती है। कल्चर इज इंटीग्रेटेड। कल्चर में जो उसका इंटीग्रेटेड पोर्शन है वो बहुत पावरफुल होता है। ऑल द कल्चरल एस्पेक्ट्स आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। जितने भी इसके इंटर पार्ट्स होते हैं, जो जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर के, वो सारे इंटर कनेक्टेड होते हैं। मतलब यदि हम सिर्फ फूड की बात करें, क्लॉथ की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, इवन लैंग्वेज की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस सब में इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस मानी जाती है। सारे फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और सारे फैक्टर्स का इस पे इफेक्ट पड़ता है। कल्चर इज चेंजिंग। जैसा मैंने पहले भी बताया था, कल्चर इज कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कैसे होता है कि उसमें नई चीजें अडॉप्ट होती है, पुरानी छूटती जाती है। वैसे हम कह सकते हैं कल्चर इज चेंजिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इट रिमेन्स चेंजिंग बट नॉट स्टैटिक। हमेशा आप देख लो कि ये चेंज होता है, लेकिन आप इसको कैसे, हम ये नहीं कह सकते कि ये चेंज हुआ था हमने इसको पूरी तरह से बदल दिया। इसमें ग्रेजुअली चेंज होता है। जो ऐसा चेंज जो एक जनरेशन अडॉप्ट करती है, दूसरा थोड़ा सा उसमें चेंज, फिर तीसरी जनरेशन। तो यदि कोई ग्रेजुअली चेंज होता है तो चेंजिंग जो है इसके फीचर्स में इंक्लूड होता है, लेकिन सडनली कोई भी कल्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब आप ये देख लीजिए कि कोई भी एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो कई तरह के अपने ऐसे तरीके से, अपने बिहेवियर से वो दूसरी सोसाइटी के थ्रू उसको अडॉप्ट करती है। हम जब एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से टच में आते हैं, मिलते हैं, तो उनकी जो एक्टिंग होती है, जो बिहेविंग होता है, जो उनका यूनिफॉर्म लेवल होता है, वो सारी चीजें दूसरी सोसाइटी अडॉप्ट करने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि every culture is inquired is itself is a specific society. For example, values, custom, traditions, dialogues, religion, belief, practices are not similar but different in every society. मतलब आप ये देख लीजिए कि कहीं ना कहीं कल्चर सब में अलग अलग होता है, चाहे वो लैंग्वेज लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। तो ये सारी चीजें क्या कर देती हैं, इसको चेंज बना देती हैं। इसमें चेंज होता है, हर सोसाइटी से सोसाइटी में कल्चर में चेंज होना पाया जाता है और हर लेवल पे ये चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर, कल्चर इज रिस्पॉन्सिव। अब यदि हमने इस कल्चर को समझा, इस कल्चर एक्टिविटीज को हमने देखा कि किस तरह से इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स, तो हम लास्ट में कह सकते हैं कल्चर इज रिस्पॉन्सिव। कल्चर इज रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ ए फिजिकल वर्ल्ड। यदि हमें कहते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड को यदि कोई चेंज कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, कल्चर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इस सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे आइडियाज को, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें वो चेंज ला सकता है। तो हमने आज देखा किस तरह से मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ कल्चर। अब आज हम इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस आ रहे हैं।
इसकी जो 3 बेसिक फॉर्म होते हैं वो होते हैं, यस स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। फर्स्ट इज अदर ओरिएंटेड, सेकंड इज एनवायरमेंट ओरिएंटेड एंड थर्ड इज सेल्फ ओरिएंटेड। मतलब 3 तरह के कल्चर जो है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कल्चरल वैल्यूज को, अदर, एनवायरमेंट एंड सेल्फ। फर्स्ट अदर ओरिएंटेड वैल्यूज, इसमें हम इंक्लूड करेंगे यस फर्स्ट पार्ट था अदर ओरिएंटेड वैल्यूज में। इसके जो इंटर पार्ट्स होते हैं वो फर्स्ट है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, सेकंड रोमांटिक ओरिएंटेशन जो लव रिलेटेड होता है, तीसरा है एडल्ट वर्सेस चाइल्ड। यदि हम किसी एक चाइल्ड की प्लेस पे रख के देखें तो एक चाइल्ड के लिए और एक एडल्ट पर्सन्स के लिए क्या वैल्यूज होती हैं, कल्चरल वैल्यूज होती हैं, ये इस तरह के क्लासिफिकेशन में हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलाइन वर्सेस फेमिनाइन। ये इसमें जो मेल रोल जो डोमिनेट होता है हम उसको यहाँ पर ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं उसके कल्चर को। नेक्स्ट है कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन। कई बार सोसाइटी में कॉम्पिटिशन्स होती है, कई बार कोऑपरेशन होता है, तो ये दोनों तरह से कल्चरल वैल्यू कैसे वर्क करती है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, इस क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एंड लास्ट यूथ वर्सेस एज। आप देखिए न्यू जनरेशन नई चीज़ों को लाना चाहती है और जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस का इसमें फ़ायदा उठाते हैं। तो यूथ वर्सेस एज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्लासिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यस, सेकंड क्लासिफिकेशन इज एनवायरमेंट ओरिएंटेड वैल्यूज। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो इंक्लूड किया है वो है क्लीनलीनेस को, कि किस तरह से हमारी क्लीनलीनेस जो हैबिट्स होती है वो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन में वर्क करती है। सेकंड था हमारा परफॉर्मेंस वर्सेस स्टेटस। सेकंड पार्ट इज परफॉर्मेंस वर्सेस स्टेटस। थर्ड है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज। कुछ चीज़ें हम ट्रेडिशनली अडॉप्ट करते हैं, कुछ चेंज लाते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन में जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसके अगेंस्ट में चेंज कैसे वर्क करते हैं ये देखते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग वर्सेस सिक्योरिटीज। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, लाइफ हो, हैबिट्स हो, एजुकेशन, न्यू चेंजेस को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, कुछ अपने एक सेफ्टी जोन में रहकर वर्क करना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस फैटलिज्म। एंड लास्ट इज नेचर। तो ये जितने भी थे इन्वायरमेंट ओरिएंटेड वैल्यूज थे, जिसमें हमने क्लीनलीनेस को सबसे इम्पोर्टेंस दी, परफॉर्मेंस को, ट्रेडिशंस, चेंज, यदि हम स्टेटस की बात करें, रिस्क टेकिंग या सिक्योरिटीज की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फर्टिलिज्म की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स है जो इस क्लासिफिकेशन में हमने इंक्लूड किए हैं। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यूज। इसका फर्स्ट पार्ट होता है एक्टिव वर्सेस पैसिव। कैसे क्रियाशील रह के या फिर हम अपने बस अनएक्टिव फॉर्म में किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं, ये इस क्लासिफिकेशन में देखते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल अप्रोच। किस तरह से हम भौतिकता या व्यवहारिकता को हम आगे रखते हैं और किस तरह से हम दूसरे इसके पोर्शन में क्लासिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट है हार्ड वर्क वर्सेस लेजरनेस। नेक्स्ट इज पोस्टपोन वर्सेस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन।
नेक्स्ट, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन वर्सेस